कि हम सोल्डरिंग प्रोसेस किसे बोलते हैं और ब्रेजिंग प्रोसेस किसे बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्डरिंग प्रोसेस में जो हम फिलर वायर यूज करते हैं या फिर स्टार्टिंग में देखिए कि कौन से टाइप के ये प्रोसेस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग में हमने पढ़ा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और सिल्वर ब्रेजिंग सॉलिड लिक्विड स्टेट टाइप की वेल्डिंग होती है। ठीक है, मींस कि बेस मेटल हमेशा इसमें क्या होगा, सॉलिड अवस्था में होगा और फिलर वायर मेल्ट करके लिक्विड अवस्था में बदल जाएगा। सोल्डरिंग प्रोसेस कितने डिग्री या कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक 427 एंड ब्रेजिंग में 450 से 200 डिग्री सेल्सियस तक हम यूज करते हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस को और किस नाम से जानते हैं, सॉफ्ट सोल्डरिंग, एंड ब्रेजिंग को हार्ड सोल्डरिंग के नाम से जानते हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस में जो हम फिलर वायर यूज करते हैं वो किसका मिक्सचर होता है, लेड और टिन का। लेकिन ब्रेजिंग में कॉपर सिल्वर, कॉपर जिंक और सिल्वर। ठीक है, तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सोल्डरिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें हीट ऐड करने की जरूरत होती है। तो उस डिवाइस का क्या नाम होता है, सोल्डर आयरन। टिप उसकी कौन से मटेरियल की बनी होती है, कॉपर की टिप बनी होती है। तो जो हम जिन दो मेटल को आपस में जोड़ेंगे उनके बीच में कुछ गैप रहेगा, उसमें मेटल का फ्लो कौन से प्रिंसिपल पे आधारित होता है, कैपिलरी एक्शन पे आधारित होता है। और गैप कितना होता है, 0.125 से लेकर 0.75 mm तक होता है। उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ सोल्डर। ठीक है, लेड और टिन की परसेंटेज के बेस पे सॉफ्ट सोल्डर, मीडियम सोल्डर, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर और प्लम्बिंग सोल्डर। प्लम्बिंग सोल्डर में लेड और टिन की क्या परसेंटेज रहती है, 50-50 है तो क्या बोलेंगे, मीडियम सोल्डर। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर 60-40। ठीक है, यही तक पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग में यूज होने वाले टाइप्स ऑफ फ्लक्स। सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम किस टाइप के फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए हम दो टाइप के फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक को हम बोलते हैं कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है, एंड सेकंड होता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स एंड नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ऐसा फ्लक्स जिसको यूज करने के बाद वो मेटल पे कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कोरोसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या हम इसको बोलते हैं एसिडिक टाइप फ्लक्स, या हम बोलते हैं इसको एसिडिक फ्लक्स। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे बेसिक फ्लक्स। आपने नाम सुना है एसिड और बेस का? यस सर। ठीक है, जिनका टेस्ट क्या होता है, खट्टे टाइप का होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड, और जो खारे नेचर के होते हैं उन्हें हम बेसिक बोलते हैं। तो कोरोसिव एंड नॉन कोरोसिव, एंड इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक। मींस क्या है, ये किसी मेथड से बनाया गया है, और ये क्या होगा, ऑर्गेनिक फ्लक्स। तो ऑर्गेनिक फ्लक्स क्या है, ऑर्गेनिक फ्लक्स कौन सा फ्लक्स होगा, नॉन कोरोसिव फ्लक्स, या जिसको बेसिक फ्लक्स बोलेंगे। अब ये कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, ऐसा फ्लक्स जिसको सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस में यूज करने के बाद हमें हर हाल में उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन क्यों करना पड़ेगा, अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो ये एसिडिक नेचर का होने के कारण या फिर कोरोसिव नेचर का होने के कारण ये उस मेटल को क्या कर देगा, कोरोड कर देगा, कोरोजन प्रोवाइड कर देगा। धीरे धीरे मेटल क्या होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। तो फ्लक्स को यूज करने के बाद उसे हर हाल में हटाना पड़ेगा। हम देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या है, नॉन कोरोसिव में क्या आता है। ठीक है, सो
It is a type of flux which leaves behind corrosive residues after यूज करने के बाद जो कोरोसिव नेचर के रेजिड्यूज छोड़ देगा उसे हम बोलते हैं कोरोसिव फ्लक्स या एसिडिक फ्लक्स या फिर इनऑर्गेनिक टाइप फ्लक्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्लक्स must be cleaned after use। उसको यूज करने के बाद इस फ्लक्स को हमें हर हाल में हटाना पड़ेगा। अगर हम इसको हटाएंगे नहीं तो ये मेटल को क्या प्रोवाइड कर देगा, कोरोजन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, मेटल क्या होने लगेगी, मेटल को क्या होने लगेगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। सो इस टाइप के फ्लक्स का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के लिए नहीं कर सकते हैं। नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के लिए हम इस टाइप के फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली इस फ्लक्स को यूज करने के बाद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की सहायता से वॉश करना पड़ता है। इस फ्लक्स को यूज करने के बाद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की सहायता से इसको क्लीन करना पड़ता है। अगर हमने किसी कॉपर ट्यूब की वेल्डिंग की है तो उसको तो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की सहायता से वॉश कर सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उनको हम वॉश नहीं कर सकते। तो उस फील्ड के लिए हम कोरोसिव फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उस फील्ड के लिए हम कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, नॉन कोरोसिव टाइप फ्लक्स यूज करते हैं, जिसको यूज करने के बाद इसमें कोई भी ऐसे अवशेष नहीं बचते जो क्या प्रोवाइड करते हो, कोरोजन प्रोवाइड करते हो। तो इसको बेसिक या ऑर्गेनिक फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले एग्जांपल ऑफ कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स की एग्जांपल क्या क्या है, मतलब कोरोसिव फ्लक्स के अंदर क्या क्या आता है। जैसे जिंक क्लोराइड ZnCl HCl NH3Cl, मतलब क्या हुआ इसका, हाँ जी, Zn क्या होता है, जिंक क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NH3Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोरोसिव फ्लक्स की। मतलब अगर हम किसी मेटल की ब्रेजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए हम इस टाइप के फ्लक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, HCl, ZnCl, लेकिन कौन सी फील्ड में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के लिए हम इस्तेमाल। HCl क्या होता है? HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात करते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स की। ऐसा फ्लक्स जो यूज करने के बाद कोई कोरोसिव रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, कोई कोरोजन पैदा करने वाले अवशेष नहीं छोड़ता है, उस टाइप के फ्लक्स को हम बोलते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स या फिर बेसिक फ्लक्स या ऑर्गेनिक फ्लक्स। सो इट इज ए टाइप ऑफ फ्लक्स which does not left behind the corrosive residues क्या होते हैं, यूज करने के बाद जो अवशेष बचते हो उन्हें रेजिड्यू बोलते हैं। So it is a type of flux which does not left behind the corrosive residues। ऐसा फ्लक्स
जो यूज करने के बाद कोई कोरोजन रेजिड्यूज ना छोड़ता हो, तो इसको हम यूज कर सकते हैं कौन सी फील्ड में? इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, क्योंकि इसकी वॉशिंग करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई बैड इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता नहीं है, कोई ऐसे कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब कोरोजन के जो इफेक्ट है अवशेष हैं वो नहीं छोड़ता। ठीक है, एग्जांपल होती है इसकी टैलो, जो कि रेजिन की तरह होता है, और कौन सी फॉर्म में है? बेसिकली कौन सी फॉर्म? पेस्ट फॉर्म होती है। टैलो इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक फ्लक्स, जो कि रेजिन की तरह है या रेजिन की एक कैटेगरी है। कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है? पेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये हम बेसिकली सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए हम दो तरह के फ्लक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और मटेरियल्स, जैसे कि हमने अभी ये देख लिया कि दो तरह के फ्लक्स हैं, लेकिन कौन से मेटल की वेल्डिंग के कौन से मेटल की ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के लिए हम किस टाइप के या कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, सो फ्लक्स फॉर वेरियस मटेरियल्स, फ्लक्स फॉर वेरियस मटेरियल्स, फ्लक्स फॉर वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल के लिए किस तरह के फ्लक्स का हम इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले है स्टील। स्टील के लिए हम कौन से टाइप के फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे? तो स्टील की ब्रेजिंग के लिए हम ZnCl इस्तेमाल करेंगे। स्टील की ब्रेजिंग के लिए या सोल्डरिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ZnCl का इस्तेमाल करेंगे। टिन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ZnCl। टिन की ब्रेजिंग करनी होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ZnCl का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो स्टील हुआ, टिन हुआ। ठीक है, अगर हमारे पास है आयरन की शीट, ठीक है, आयरन की शीट की ब्रेजिंग के लिए हम NH3Cl मतलब क्या हुआ? अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। जिंक की ब्रेजिंग के लिए HCl का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ब्रास ब्रॉन्ज एंड कॉपर के लिए, ब्रास ब्रॉन्ज एंड कॉपर की ब्रेजिंग के लिए हम टैलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ इनऑर्गेनिक फ्लक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ZnCl एंड NH3Cl, इन तीनों में हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? टैलो टाइप फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, कि कौन सी मेटल के लिए हम किस तरह के फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इसमें से याद रख सकते हैं। एग्जाम में इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज अ ब्रेजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ब्रेजिंग प्रोसेस को हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। हो गया ये? यस सर। ये सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस जो है टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे कि आपको ये एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें डाटा बहुत है, जो भी आपको लिखवाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद रखिए। ठीक है।
टाइप ऑफ शोल्डर में जैसे कितने परसेंट क्या है, गैप कितना है, कौन से एक्शन के कारण, कौन से सिद्धांत के कारण मेटल का फ्लो होता है इनमें, कौन से टाइप के वेल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं, फिलर वायर का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इसमें कितना होता है, फिलर वायर कौन कौन से मेटल का कॉम्बिनेशन है, एंटीमनी बिस्मुथ इसमें क्यों ऐड किए जाते हैं, ठीक है, क्यों ऐड करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाना हो या कम करना हो। सो नेक्स्ट इज इसमें है ब्रेजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज ब्रेजिंग प्रोसेस। ब्रेजिंग प्रोसेस क्या है? हाँ जी, एनीवन? सोल्डरिंग का ये टाइप है। सोल्डरिंग का? हाँ हाँ बोलिए। जिसमें अलॉय मेटल को जोड़ा जाता है, डिसिमिलर मेटल को जोड़ा जाता है। डिसिमिलर और सिमिलर मेटल को हम जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली ब्रेजिंग प्रोसेस भी टाइप है किसकी? सॉलिड लिक्विड स्टेट टाइप वेल्डिंग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड सिल्वर ब्रेजिंग वो सेम ही है, ठीक है। तो ब्रेजिंग प्रोसेस में फिलर वायर जो होगी, मतलब बेसिकली हम सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस, इनका वर्किंग प्रोसीजर तो सेम है, क्योंकि हम दोनों केस में बेस मेटल को तो हम सॉलिड अवस्था में ही रख रहे हैं, मेल्ट किसको कर रहे हैं? फिलर वायर को। तो इसमें भी हमें फिलर वायर को मेल्ट करके और जिन दो मेटल को जोड़ना होगा वो सेम हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है। उन गैप में हम क्या भरेंगे? फिलर वायर भरेंगे। तो जो फिलर वायर यूज करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, उसके हिसाब से डिसाइड होता है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस। तो फिलर वायर 450 हैविंग मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना? 400 से ज्यादा, 400 से ज्यादा, ग्रेटर देन 400 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस और 900 डिग्री अप टू 900 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो सकता है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका? फिलर वायर का। जो हम फिलर वायर यूज करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? ज्यादा, एंड अप टू कितना हो सकता है? 900 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? 450 से लेके 900 के बीच में हो सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर फिलर वायर का ज्यादा होने के कारण हम इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम हार्ड सोल्डरिंग भी कह देते हैं। तो हार्ड सोल्डरिंग क्या है? हार्ड सोल्डरिंग इज ब्रेजिंग प्रोसेस। हार्ड सोल्डरिंग किसको बोलते हैं? ब्रेजिंग प्रोसेस को बोलते हैं। तो इसमें हमेशा याद रखिए फिलर वायर का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 450 से 900 है। अब कितना ही हो सकता है इसी रेंज में, लेकिन हमेशा रहेगा क्या? बट बिलो किससे हमेशा कम होगा? बेस मेटल से, बेस मेटल बेस मेटल मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। अगर किसी बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, अगर किसी मेटल जिसको हम जोड़ना चाहते हैं, जिसकी हम ब्रेजिंग करना चाहते हैं, अगर उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, तो फिलर वायर का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हमेशा 500 से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हम बेस मेटल को मेल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा कम होता है। बेस मेटल का ज्यादा होता नहीं होगा, बेस मेटल का ज्यादा होगा। बेस मेटल का ज्यादा, फिलर वायर का कम होगा, बिलो होगा। इससे बेस मेटल मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्लियर है? अगेन इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ मेटल फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ मेटल फ्लो, मेटल का जो फ्लो होगा, किस मेटल का फ्लो? फिलर मेटल का फ्लो। उसका सिद्धांत क्या होगा? कैपिलरी रिएक्शन टू। अगेन इसमें क्या होगा? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसमें क्या होगा? कैपिलरी एक्शन के कारण।
मतलब लिक्विड अवस्था में जो फिलर वायर होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप को फ्लो करवा लेगा। कहाँ फ्लो करवा लेगा? गैप में। ठीक है। सो गैप इसमें कितना होता है? गैप बिटवीन ज्वाइनिंग पार्ट्स, जिन दो पार्ट को हम जोड़ेंगे उनके बीच में गैप कितना होगा? कौन से प्रोसेस में? ब्रेजिंग प्रोसेस में 0.05 से लेके 0.25 एंड mm। 0.05 से लेके 0.25 mm होगा किस केस में? ब्रेजिंग। हार्ड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के केस में ये कितना था? 0.125 से लेके 0.75। उसके बाद हम बात करते हैं फिलर वायर की। ब्रेजिंग प्रोसेस में जो हम फिलर वायर यूज करेंगे वो कौन कौन से मेटल का मिक्सचर होगा, कौन कौन से मेटल का अलॉय होगा, वो हम देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 होती है क्या? कॉपर एंड जिंक का अलॉय हो सकता है। अब हम कॉपर और जिंक के अलॉय को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉपर एंड जिंक के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए जो फिलर वायर यूज करते हैं वो किसकी बनी है? ब्रास की हो सकती है। अब इसमें भी कॉपर कितना हो सकता है? 60% एंड जिंक कितना? 40%। क्लियर? सेकंड इज, और हमारे पास कौन सी ऑप्शन है कि हम किस फिलर वायर का यूज करें? तो हमारे पास कॉपर प्लस Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। Zn को क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं। तो हमारे पास कॉपर एंड सिल्वर का मिक्सचर मींस ये अलॉय हो सकता है। इस अलॉय को हम कहाँ यूज करते हैं और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बेसिकली हम स्टर्लिंग सिल्वर के नाम से जानते हैं। इसको हम बेसिकली स्टर्लिंग सिल्वर के नाम से जानते हैं। इसमें कॉपर और सिल्वर का परसेंटेज क्या रहता है? इसमें कॉपर 40% और 45% एंड सिल्वर इज 55%। तो ये हो गए हमारे पास दो ऑप्शंस कि हम कौन से फिलर वायर का यूज करें, कॉपर जिंक का करें या कॉपर सिल्वर का करें। डिपेंड करेगा किस एप्लीकेशन में हम ब्रेजिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं, वो देखते हैं हम यहाँ पे अभी। तीसरी हमारे पास ऑप्शन है कॉपर और जिंक प्लस सिल्वर। इन तीनों का क्या हो? मिक्सचर हो। कॉपर जिंक और सिल्वर से मिलके बनने वाला कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होगा? इसमें होगा 30%, 10% एंड 60%। 30% कॉपर, 10% जिंक और 60% सिल्वर से मिलके बनता है क्या? ये एक और अलॉय, इसको हम बोलते हैं क्या? जर्मन सिल्वर। इसको हम किस नाम से जानते हैं? जर्मन सिल्वर नाम सुना है? जर्मन सिल्वर, या फिर इसको हम बोल देते हैं निकल सिल्वर। जर्मन सिल्वर और निकल सिल्वर। नंबर 4 हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम कौन से फिलर वायर का यूज करें? हाँ जी, कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर के साथ, कॉपर और सिल्वर के साथ हम क्या यूज करें? फास्फोरस यूज करें, जिसको हम क्या लिखते हैं? P लिखते हैं। अब इसमें कॉपर, सिल्वर और फास्फोरस की परसेंटेज क्या है? इसमें कॉपर होता है 80%, 15% इसमें सिल्वर होगा एंड फास्फोरस कितना होगा? 5% होगा। इससे मिलके बनता है, इसको हम बोलते हैं कॉपर सिल्वर फास्फोरस। इसको हम बोलेंगे कॉपर सिल्वर फास्फोरस। अब हम देखते हैं
इनका इस्तेमाल, इनका यूज हम कहाँ करते हैं कि हमें अलग अलग मेटल के अलॉय बनाने की जरूरत क्या है, और अगर हम अलग अलग मेटल के अलॉय का इस्तेमाल करते हैं ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए तो क्या क्या परिणाम आते हैं, या फिर इनका यूज हम कहाँ करते हैं। तो बेसिकली जो फिलर वायर कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है जिसको ब्रास बोला जाता है, ये होता है जनरल पर्पस एलॉय। मींस आप किसी बेसिक चीज की ब्रेजिंग करना चाहते हैं जनरल पर्पस के लिए, या सबसे जो चीपेस्ट होता है, सस्ता होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। जनरल पर्पस एलॉय है, जनरल पर्पस फिलर एलॉय या जनरल पर्पस फिलर मेटल है जिसको ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए, ब्रेजिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर का सिल्वर के साथ कंपाउंड बना के जिसको स्टर्लिंग सिल्वर, इसका मतलब कॉपर और सिल्वर की है, इसको स्टर्लिंग सिल्वर बोल रहे हैं। तो फिलर वायर अगर ब्रेजिंग प्रोसेस में स्टर्लिंग सिल्वर की बनी है या कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर है तो वो बनाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट, वो बनाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट। मींस अगर हमें जॉइंट स्ट्रॉन्ग चाहिए, अगर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट चाहिए तो हम कॉपर का सिल्वर के साथ जो अलॉय बनेगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नंबर 3 इज कॉपर जिंक एंड सिल्वर, जर्मन सिल्वर या निकल सिल्वर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए करते हैं, या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कॉपर की ट्यूब की वेल्डिंग है रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है, एयर कंडीशनर के अंदर हम अलग अलग तरह के नॉन फेरस मेटल या उनके अलॉय का इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर्पस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ब्रेजिंग के लिए हम स्पेशली यूज करते हैं कॉपर जिंक एंड सिल्वर के फिलर अलॉय का। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास है कॉपर सिल्वर और फास्फोरस से जो मिलके अलॉय बनेगा, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? उसका इस्तेमाल बेसिकली सबसे ज्यादा अगर हमने दो डिसिमिलर मेटल को जोड़ना हो, दो डिसिमिलर मेटल को जोड़ना हो या क्या करनी हो, ब्रेजिंग करनी हो। जैसे कॉपर को स्टेनलेस स्टील के साथ जोड़ना हो तो जो ब्रेजिंग या फिलर वायर जो यूज करेंगे वो कॉपर सिल्वर एंड फास्फोरस का मिक्सचर होगा। तो स्पेशली कॉपर सिल्वर एंड फास्फोरस के मिक्सचर से जो फिलर एलॉय बनेगा उसका इस्तेमाल दो अलग अलग नेचर की मेटल को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? टेम्परेचर कितना होता है किसका? चारों का पिछले वाले में लिखा है मेल्टिंग पॉइंट आप देखिए, जैसे कॉपर का देख लीजिए कितना 1083 है, जिंक का देख लीजिए कितना है, तो उनका लगभग एवरेज होता है। उससे कम ही होगा। हाँ? उससे कॉपर और जितना है जिसका हाईएस्ट ज्यादा रहेगा उससे कम ही रहेगा। हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं है क्योंकि कॉपर का 1083 है, हमें पता है। लेकिन अगर हम कॉपर का फिलर एलॉय यूज कर ले अकेला तो हम तो ब्रेजिंग प्रोसेस को इस टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसका टेम्परेचर कम है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, तो इसने क्या करना है, कॉपर ने क्या करना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ा देना, और इसने क्या करना है, इसका कम करने की कोशिश करनी है। तो इनका एक एवरेज आएगा जो कि हमेशा 900 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो आप चारों में से कोई भी फिलर वायर चूज कीजिए, चारों में से सबका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो होगा वो 450 से लेके 900 की रेंज में होगा। डिपेंड करेगा कि आप कौन से अलॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? हाँ जी। कॉपर का और सिल्वर का दोनों का ज्यादा है। सिल्वर का 960 है और कॉपर का 1080 है। इनका का एवरेज भी 900 से ऊपर जाएगा। हां सर, एंटी मनी वो ऐड करते हैं। हां, तो फिर वो ऐड करके हम एंटी मनी और ये दोनों का ज्यादा है। चलिए, ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए हम फ्लक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जो कॉमन बेसिकली फ्लक्स आता है ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, वो कौन सा फ्लक्स है?
कॉपर सिल्वर फास्फोरस। कॉपर सिल्वर फास्फोरस तो फिलर वायर होगी ना, तुम फ्लक्स की बात कर रहे हो। डिपेंड करेगा मेटल कौन सी है, उसके हिसाब से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन अगर कॉमन फ्लक्स यूज करना हो, ठीक है, तो आप बोरेक्स यूज कर सकते हैं। यस, आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है, बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है याद है? फॉर्मूला क्या था बोरेक्स का? Na2B4O7 and NH2O। याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, आफ्टर ब्रेजिंग प्रोसेस अगर हमने यूज किया है कोरोसिव फ्लक्स तो उसको हटाने की जरूरत होती है, और उसको हम रिमूव करते हैं बाय यूजिंग कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कास्टिक सोडा का घोल करके उसको हम क्लीन कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस टॉपिक में जो पेंडिंग है वो है कि हम ब्रेजिंग प्रोसेस जो परफॉर्म करते हैं, तो ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए हमें मेटल को और फिलर वायर को हीट करना पड़ेगा। तो हम हीट का सोर्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं? टॉर्च से करते हैं, इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज में डिप करके करते हैं, ठीक है, या फिर किसी फर्नेस के अंदर इनको हीट करते हैं। इसके हिसाब से आगे कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के कुछ टाइप्स, और इसके अलावा और ऐसे कौन से वेल्डिंग प्रोसेस है जिससे हम दो अलग अलग नेचर की मेटल को जोड़ सकते हैं। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कुछ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेजिंग प्रोसेस। क्लियर है? आज के लिए इतना ही।